अस्सलाम वालेकुम बेटा। जो आज का जो हमारा लेसन है वो अ, एक टेक्निक है। और उसे हम बोलते हैं मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। मैस स्पेक्ट्रोमीट्री, दिस इज अ टेक्निक। और इस पर ये लेक्चर है, और ये हमारा एंडिंग है, बेसिकली एंडिंग ऑफ द सिलेबस। और इसमें अच्छा, अ, इसमें अच्छा, हम तकरीबन 25 मिनट्स क्लास होगी, उसके बाद आपने रिज्वाइन कर लेना है तकरीबन। अच्छा, ये इसका नाम है मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। देखिए, इफ यू लुक दिस मैस स्पेक्ट्रोमीट्री, ये ये टेक्निक है। दिस इज अ टेक्निक। और उसका फायदा क्या है? आपको रिलेटिव आइसोटोपिक मैसेज का पता लगता है इससे, ये। और परसेंटेज अबंडेंस का पता लगता है। मतलब क्या? एक एलिमेंट के जो डिफरेंट आइसोटोप्स हैं वो कौन कौन से हैं, इसका पता लगेगा। परसेंटेज अबंडेंस का पता लगेगा। इसके अलावा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास का पता लगेगा, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स का। और इसके साथ फिर उसके स्ट्रक्चर का भी पता लग जाएगा। तो ये एक बड़ी डिटेल्ड एनालिटिकल मेथड है, जिसको हम अप्लाई करते हैं। अब हम देखते हैं इसको कि ये कैसे वर्क करता है। देखिए, एक इंस्ट्रूमेंट है, उसे बोलते हैं मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। यू कैन लुक दिस दिस मैस स्पेक्ट्रोमीट्री, दिस इज द इंस्ट्रूमेंट नेम। अच्छा, इसकी वर्किंग क्या है? इसकी वर्किंग क्या है? जहां तक इसकी वर्किंग का ताल्लुक है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है। ये इंफॉर्मेशन के लिए है। ये आएगी नहीं, एग्जाम में आएगी नहीं। बस ये थोड़ा अंडरस्टैंड करना है आपने कि ये कैसे ये काम करता है, ताकि हमें समझना आसान हो जाए इस टेक्निक को। देखिए, आपके पास इसमें बेसिकली क्या है? हम सी एल को स्टडी कर रहे हैं, सी एल एटम को स्टडी कर रहे हैं। ये हमारे पास ये मैं हाईलाइट करता हूँ। ये इक्वेशन मैंने हाईलाइट की। अच्छा, बेसिकली क्या है? सीएल के एटम को स्टडी कर रहे हैं। हम क्यों स्टडी कर रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि इसके आइसोटोप्स कितने हैं। आज हमें पता है कि ये आइसोटोप्स होते हैं, इनकी परसेंटेज अबंडेंस क्या होती है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें इन जैसी टेक्निक से मिली हैं, ये। और इन जैसी टेक्निक और हैं। तो अब होता क्या है? सीएल, जैसे मैंने हाईलाइट किया इस इक्वेशन, सीएल के गैसियस एटम, वेपराइज सैंपल, ये देखें डायग्राम। अब मैं ये जो गैसियस एटम है, इसको हम सैंपल को एंटर किया है इसमें। इसमें ये आपके पास वेपराइज सैंपल है। ये देखिए, अगर आप देखें यहाँ पर एक इनलेट बना हुआ है। ये इनलेट बना हुआ है। यह सैंपल एंटर किया, वेपराइज फॉर्म में किया। और यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गन। ये असल में ये डायग्राम सिर्फ एक स्कीम बताने का आपको बताई गई है कि ये इस तरह से काम करता है। इलेक्ट्रॉन गन क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन को ना इमिट करता है। ये ऐसी ही है जैसे बुलेट होती है, गोली होती है, जैसे ना बुलेट होती है, फायर करते हैं। बिल्कुल ऐसी इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन निकालती है। अच्छा, और इसका मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है। जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है, बम्बार्ड हो रहा है, उसका उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है। अब होता क्या है? अगर वो ये जो सीएल है गैसियस एटम, इसको हम स्टडी कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन किसी भी इलेक्ट्रॉन के करीब से भी गुजर गया, यानी ये सीएल के एटम है, इसके किसी भी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसके करीब से भी गुजर गया, तो ये उसके इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, नॉकआउट कर देगा। यानी बहुत ज्यादा इनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन फायर किया जाता है। अब जिस तरह यहाँ पे इक्वेशन जरा नीचे देखें, ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन फायर हुआ। अब जब फायर हुआ तो सीएल का एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो आप देखिए कि सीएल पे आप देखिए कि इससे +1 चार्ज डेवलप हो गया है। ये मैंने सर्कल किया कि Cl+1 में चेंज हो गया है। क्यों? एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। कैसे निकला? कि इलेक्ट्रॉन फायर किया गया सीएल पे।
और ये वो इलेक्ट्रॉन है जो फायर हुआ, और ये वो इलेक्ट्रॉन है जो कि निकला है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन भी दिखाए गए हैं। तो मकसद इसका ये है, जो सैंपल आपने गैसियस एटम का अंदर डाला, इसमें एंटर किया, वो गैसियस पॉजिटिव आयन में चेंज कर दिया जाएगा। अच्छा, ये ऐसी है कि इलेक्ट्रॉन जो फायर कर रहे हैं ये बुलेट की तरह है। अगर हिट हो गया वेल एंड गुड, नहीं होगा, अगर हिट नहीं होगा तो ये न्यूट्रल एटम ही रहेगा। ये न्यूट्रल एटम ही रहेगा, तो इसका मतलब ये है हमें रिजल्ट उसका नहीं मिलेगा। तो पॉजिटिव आयन बनेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, वरना रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो दिस इज द पॉइंट। और ये जो ये इसमें इलेक्ट्रॉन गन की वजह से यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि आपके पॉजिटिव आयन डेवलप हो जाएंगे। यहाँ पर Cl+ डेवलप हो जाएंगे। अच्छा, अब ये Cl+ को खींच रहे हैं। ये आप देखिए कि ये इलेक्ट्रोड्स हैं। ये ये मैं इसको लेबल कर रहा हूँ, देखिए साथ साथ गौर से। ये इलेक्ट्रोड्स हैं। नीचे लिखा हुआ है एक्सीलरेटर, ये एक्सीलरेटर का काम करते हैं। मत क्यों? इनका वोल्टेज बहुत ज्यादा होता है। ये इलेक्ट्रोड जो हैं, इनका वोल्टेज बहुत ज्यादा होता है। ये ऊपर और नीचे प्लेट्स हैं, देखें ऊपर और नीचे प्लेट्स हैं। इनका वोल्टेज बहुत ज्यादा होता है, तकरीबन 7,000 या उससे भी ज्यादा हम कर सकते हैं। ये अपनी मर्जी होती है हम किस तरह उसको एडजस्ट करते हैं, कौन सा वोल्टेज अप्लाई करते हैं। अब आपने फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ऑपरेट किया इसको 7,500 पर। अब होगा क्या, ये नेगेटिवली इलेक्ट्रोड्स हैं, ये पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करेंगे, और इतना ज्यादा वोल्टेज होगा कि ये इलेक्ट्रॉन, ये जो पॉजिटिव आयन हैं, ये जो बने हैं, इनकी स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। जाहिर है पॉजिटिव आयन नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और चूंकि ऊपर वाली प्लेट नीचे वाली प्लेट बराबर अट्रैक्ट कर रही है, तो ये सीधे यहां से पास हो जाएंगे। यहां से, यहां से पास हो जाएंगे। अब जब यहां से पास हो जाएंगे तो इनकी स्पीड कई गुना बढ़ चुकी होगी। इसलिए इलेक्ट्रोड जो हैं वो एक्ट करते हैं एज अ एक्सीलरेटर। इसका काम है एक्सीलरेटर। अब यहाँ पे अगर चेक करें तो आप देखें कि ये एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, और दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है लिखा हुआ है। ये मतलब है एक डायग्राम बनाई हुई कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अब ये क्या करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट करता है, ये जो Cl+ के पार्टिकल आ रहे हैं, वो इनको डिफ्लेक्ट करता है बाय बाय द मैथमेटिकल रिलेशन क्यू ओवर क्यू ओवर क्यू ओवर मैस, जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ये हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ा कि ये जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो हम है, ये प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है चार्ज ओवर मास के। तो अब होगा क्या, आपको पता है Cl की दो पॉसिबिलिटी हैं। Cl की दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो Cl जो प्लस होगा, Cl+ होगा, ये 35 वाला भी हो सकता है, क्योंकि इसके दो आइसोटोप्स होते हैं। और Cl37 वाला भी हो सकता है, मतलब ये दोनों में से कोई एक तो होगा। अब जब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे Q/m, तो इसका मतलब है चार्ज तो होगा 1, और ये है +1 बेसिकली, और मैस है 35। मैथ 35 है, तो 1/35, और जो 37 वाला है +1/37। तो आप देखें जो आंसर होगा 35 वाले का, वो बड़ा होगा, वो बड़ा होगा, और 37 वाले का छोटा होगा। क्यों? न्यूमरेटर दोनों के सेम है, डिनोमिनेटर 35 स्मॉलर मैस है, तो जब उसको डिवाइड करेंगे तो जाहिर है आंसर बड़ा आएगा। तो इसका मतलब है जो लाइटर पार्टिकल होगा, जो हल्का पार्टिकल होगा, उसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, दूसरे का कम होगा। तो दिस इज द लिंक। तो इसका मतलब ये हुआ, देखिए ये दिखाए हुए पार्टिकल को इधर चला गया, इधर डायरेक्शन दिखाई गई है। अब ये जो पार्टिकल हैं जो Cl+ के हैं, ये डिफ्लेक्ट हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ओवर मास रेशियो। अब होगा क्या,
जब डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, इनमें से वो आइसोटोप जिसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इसके साथ मैच करेगा, ये देखिए, ये यहां से, ये एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट है, ये यहां से मैच करेगा, वो यहां से निकल जाएगा, बाकी इधर उधर वेस्ट हो जाएंगे, तो इधर उधर हो जाएंगे। तो अब एक वक्त में एक वक्त में एक आइसोटोप का, यानी एक गैसियस एटम का जो पॉजिटिव आयन की फॉर्म में है वो मैच करेगा, तो दूसरे का जाहिर है दूसरी साइड पर कहीं होगा, क्योंकि चार्ज ओवर मास रेशो में फर्क है। तो यहाँ कलेक्टर आ जाएगा, कलेक्टर होगा, और कलेक्टर से डेटा फीड होगा डिटेक्टर को, और डिटेक्टर से कंप्यूटर को। इस तरह से हमें जो रिजल्ट मिलेगा, इट इज इन द फॉर्म ऑफ मैस स्पेक्ट्रोग्राफ और मैस स्पेक्ट्रोग्राम, ये हमें इसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो दिस इज द लेआउट ऑफ दिस। अब एक वक्त में एक पार्टिकल यहां से पास होगा, जाहिर है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन किसी एक का मैच होगा। अब हम क्या करेंगे, दूसरा लेने के लिए हम क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रोड, ये जो इलेक्ट्रोड है, जो एक्सीलरेटर है, ये इसका वोल्टेज हम चेंज करते हैं, ज्यादा या कम करके। जब ज्यादा या कम करके चेंज करते हैं, तो जो पॉजिटिव आइन है, उसकी अट्रैक्शन जो होगी वो भी, उसमें फर्क पड़ेगा, उसकी। और जब अट्रैक्शन में फर्क पड़ेगा तो स्पीड में भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि वोल्टेज ज्यादा होगा तो ज्यादा खींचेंगे, ज्यादा स्पीड गेन करेंगे Cl+। तो अब जब फर्क पड़ेगा तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन में भी फर्क पड़ जाएगा। ये ऐसे ही है, जैसे एक गाड़ी है, अगर हम एक टर्न ले रहे हैं, गाड़ी है, एक टर्न ले रहे हैं, अगर हम स्पीड रखेंगे 100 किलोमीटर पर आवर, उसका टर्निंग पॉइंट और एंगल वो डिफर करेगा। अगर हम कहते हैं जी 120 की स्पीड से टर्न लें, उसका डिफर करेगा, और 140 की स्पीड से डिफर करेगा, क्योंकि उसका जो टर्निंग पॉइंट है उसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ेगा स्पीड के लिहाज से। तो जो स्पीड चेंज होगी, जब वोल्टेज चेंज करेंगे स्पीड चेंज हो जाएगी, क्यों, अट्रैक्शन में फर्क पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली जो पहला, जब आपने चेंज किया वोल्टेज, तो जो पहला आ रहा था पार्टिकल वो इधर उधर हो जाएगा, हो सकता है दूसरा आ जाए। अगर फिर भी नहीं आता, फिर वोल्टेज और चेंज करे। तो मतलब कहने का ये है कि यू कीप ऑन चेंजिंग वोल्टेज एंड ट्राई टू एडजस्ट द एंगल अकॉर्डिंग टू द एग्जिट पॉइंट। तो इस तरह से एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा निकलता चले जाता है, और हमें वो रिजल्ट हमें मिल जाता है। जी बेटा, इसे मुझे बताइए, कोई कंफ्यूजन, ये अंडरस्टैंड हुआ बात, ये अंडरस्टैंड हुआ आपको? जी सर। अ, जी सर। जी, आयमा, आपको बेटा समझ आया? आयमा, डिड यू अंडरस्टैंड? सर क्लास में नहीं है। अच्छा, क्लास में नहीं है। अच्छा, अच्छा, मेरे ख्याल कोई प्रॉब्लम हुआ है, चलो खैर कोई नहीं। अच्छा, ले जी, अब मैं इसको पढ़ता हूँ, देखिए, ये सारी मेथडोलॉजी जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये सब में आएगी नहीं, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है। जाहिर है ये इंफॉर्मेशन होगी तो उसका बैकग्राउंड का पता लगेगा ना, वरना ये इसलिए जरूरी है। देखिए, इलेक्ट्रॉन गन इमिट्स इलेक्ट्रॉन, एंड एंड इफ दैट इलेक्ट्रॉन हिट्स विद द सैंपल, अ पॉजिटिव आयन इज फॉर्म। ये सिर्फ पॉइंट अपने लिए लिखे गए हैं इंफॉर्मेशन के लिए। Electromagnet causes the deflection of sample by charge over mass ratio. The one whose deflection is at the same angle as to that of collector is collected, यानी उसका वो coincide कर रहा है, तो वो निकलेगा, दूसरा निकलेगा। इक्वेशन मैंने आपको बता दी है। अच्छा, उसके बाद द हाई, ये है जी, जस्ट मतलब है ये लिखा, थोड़ा सा ये पता नहीं क्या लिखे, द वोल्टेज, यानी वेरी बेसिकली डिफरेंट वोल्टेज अप्लाइड, यानी बेसिकली इसको मैं काट देता हूँ, समझ नहीं आ रहा। तो इसमें आपके पास वोल्टेज जो होगा, इलेक्ट्रोड इन नेगेटिवली चार्ज, अच्छा ये लिखा हुआ है नेगेटिवली, सही तरह लिखा नहीं है।
नेगेटिवली चार्ज बेसिकली, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, नेगेटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज electrode attracts the Cl plus, pushing it forward, and thus they gain speed, मतलब मोमेंटम, बहुत ही स्पीड गेन करते हैं. If the ion don't manage to reach the collector, we get no result. मतलब है, अगर वो इधर उधर हो जाता है तो वो फिर हम गेट नहीं कर सकते. सो द वोल्टेज और एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज चेंज. तो वो चूंकि उसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन उस तरह से कॉन्साइड नहीं कर रहा होता, तो वो निकलता नहीं है, जाहिर है. एक वक्त में एक ही निकलेगा. तो फिर हम चेंज करेंगे और इस तरह से एक के बाद दूसरा तीसरा. देखिए ये ग्राफ बनाया हुआ है, ये ओ लेवल्स में पढ़ते हैं कि अब ये जो रिजल्ट आया है हमारे पास, कि जी हमें पता लगा 35 75% है, 37 25% है. तो ये हमें रिजल्ट इससे इस तरह का मिलेगा. और जब ये निकल आएगा तो आपको पता है, फिर आप वो कर सकते हैं, ए आर निकाल सकते हैं इसका, रिलेटिव एटॉमिक मास आपको पता लग जाएगा. जी बेटा, इज इट क्लियर? जी ये क्लियर हुआ? जी सर। अच्छा. जी जी सर। सर। अच्छा अब देखिए, अब हम अप्लाई कर रहे हैं इसको कोवेलेंट मॉलिक्यूल पर. आज हमें पता है कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल जैसे ब्यूटेन है, उसका स्ट्रक्चर क्या है. हाँ, तकरीबन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं. हमें उनके स्ट्रक्चर्स पता है. और ये स्ट्रक्चर कैसे पता लगे? वो इस टेक्निक से पता लगे, और इन जैसी दूसरी टेक्निक है. देखें, अब हम अप्लाई कर रहे हैं कोवेलेंट मॉलिक्यूल पे. आपके पास एक mass spectrograph of covalent molecules containing C12 आइसोटोप, यानी ये C12 आइसोटोप है. देखिए आपके पास ब्यूटेन है, C4H10, C4H10, ये मॉलिक्यूल है आपके पास, C4H10. अच्छा, आज हमें पता है इसका स्ट्रक्चर ये है. अच्छा, होगा क्या अगर मैं इसको जरा बाहर लिख लूं, ये ताकि आपको जरा और क्लियर हो जाए. ये सी, सी, सी और सी, ये एच, ये स्ट्रक्चर आज हमें पता है ये है. अच्छा, अब जरा आपने गौर से समझना है इसको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ. अब वो इलेक्ट्रॉन गन से जो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा है. अब वो कहीं भी हिट हो सकता है, और उसमें एनर्जी इतनी है, अगर वो किसी बॉन्ड को हिट किया तो वो बॉन्ड ना सिर्फ टूटेगा, बल्कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएंगे, निकल जाएंगे, छोड़ देंगे, स्ट्रक्चर को छोड़ देंगे. यानी अंदाजा ही लगा लो कि कितना एनर्जी होगी. अब जब इलेक्ट्रॉन हिट होता है इलेक्ट्रॉन गन से, अब आपने जरा गौर से देखिएगा. अब इलेक्ट्रॉन हिट हुआ, मॉलिक्यूल आपने एंटर किया. अब हो सकता है सी एच बॉन्ड, ये जो सी एच बॉन्ड इतने सारे आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ कोई सी एच बॉन्ड को टकराया. अब जब टकराया तो इसका मतलब है एच प्लस निकल गया. जब एच प्लस निकल गया तो देखिए बॉन्ड टूट गया, तो ये बना एच प्लस, ये एच प्लस बना. और इसका चार्ज ओवर मैस जो है वो अपना ये जो है, यानी इसका जो मैस था बेसिकली, ये बेसिकली आपके पास है मैस ओवर चार्ज बेसिकली, मैस ओवर चार्ज, मैस ओवर चार्ज. इसको मैं लिख भी देता हूँ. ये जो वेरिएबल है यहाँ पे जरा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एम ओवर क्यू या ई. ये वेरिएबल है जो एक्स एक्सिस पर लेबल होगा. असल में चार्ज तो तकरीबन सबका ही +1 होता है, बहुत कम है इससे ज्यादा हो +2 वगैरह, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब हीट होता है किसी एक साइड पे हीट हो रहा होता है. तो ज्यादा चांस यही है कि +1 होगा. तो इसका मतलब ये है कि जब मैथ को +1 से डिवाइड करेंगे तो जाहिर है आंसर तो वही रहेगा. तो एम ओवर क्यू या एम ओवर ई असल में मैथ ही है, समझ लें. तो इसका मतलब ये हुआ कि एच प्लस का जो है दैट इज 1, क्योंकि आपको पता है इसका मैथ 1 होता है, और चार्ज +1 ही होगा, तो 1/1 1 ही होगा. तो असल में ये मैथ ही है. अच्छा, जो बाकी पार्ट होगा, जो बाकी पार्ट होगा वो बनेगा C4H9, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हिट हुआ किसी एक सी एच बॉन्ड पे.
तो ये पार्ट अलहदा हो गया। तो इसका जो मैस बना, ये बना 57। तो 57/1 असल में 57 ही होगा। तो ये मैस आ गया अगर सी एच बॉन्ड टूटता है। अब आप दोबारा एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी ये एक्सपेरिमेंट एक नहीं कर रहे, ये हंड्रेड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होंगे। अब अगर यहाँ हिट नहीं होता, हो सकता है यहाँ पर हिट हो जाए, यहाँ पर हिट हो जाए सी बॉन्ड पर। अब जब यहाँ पर हिट होगा तो ये CH3 अलहदा हो जाएगा और C3H7 अलहदा हो जाएगा। ये भी पॉसिबल है, क्योंकि जब आप हंड्रेड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये सारी पॉसिबिलिटी आना ही आना है। तो ये CH3 अलहदा हो जाएगा। तो ये CH3 देखें यहाँ पर लेबल हुआ है, ये CH3 ये अलहदा हो गया। इसका मैस है 15। और जो 3 कार्बन अलहदा हुए वो है C3H7 और इसका मैस है 43। तो 43 और +1 तो 43 ही होगा असल में। अब अगर यहाँ आपने दोबारा एक्सपेरिमेंट किया, वो यहाँ हिट नहीं होता इलेक्ट्रॉन, वो हो सकता है यहाँ हिट हो जाए, यहाँ पर, यहाँ पर। और जब यहाँ पर हिट होगा तो ये 2 कार्बन अलहदा, 2 कार्बन अलहदा, तो मतलब C2H5 बना और एज ए होल +1 चार्ज, क्योंकि जहां से बॉन्ड टूटा वो इलेक्ट्रॉन भी निकल गए। तो ये 29 इसका मैस हो गया, 29 मैस हो गया। अच्छा, अब ये आपके पास अपना ये पार्ट भी आएगा जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। अच्छा, अब एक बहुत कम पॉसिबिलिटी, बहुत कम, इसका गौर सुनना है, बहुत कम पॉसिबिलिटी ये भी होती है जब आप हंड्रेड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो एक कम पॉसिबिलिटी जो होती है वो ये भी होती है कि इलेक्ट्रॉन जो हिट हो रहा है वो हिट हो किसी अंदर वाले शेल, किसी अंदर वाले शेल को और उसके इलेक्ट्रॉन को। तो होगा क्या, अब अंदर वाले शेल से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बाहर के बॉन्ड को कुछ नहीं होना, अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ओवरऑल, आपको पता है कार्बन का अंदर का शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ओवरऑल एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, और इलेक्ट्रॉन का जो जब कम होगा तो मैस में कोई फर्क नहीं पड़ता, मैस ऑलमोस्ट सेम, वो सेम होगा। तो इसका मतलब है उस सूरत में मॉलिक्यूल वैसे का वैसा रहेगा, ये मॉलिक्यूल रहेगा, और इसका मैस आपके पास 58 होगा, 58। लेकिन इसका चांस कम होगा। और ये क्यों, अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल काम है, क्योंकि अंदर वो छुपा हुआ है, बाहर वाले शेल्स हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन ने कुछ ऐसा एंगल बनाया कि वो बॉन्ड को उसने बॉन्ड को अफेक्ट नहीं किया, क्योंकि एक गोली की तरह है, बुलेट की तरह है, तो वो हिट किया अंदर वाले शेल को और बहुत तेजी से निकल गया। तो उस सूरत में ये मैस 58 होगा, और ये कम चांस होगा। और ये इसका रिजल्ट आपको राइट साइड पे मिलेगा, राइट साइड पे मिलेगा। और ये शो करेगा कि ये मॉलिक्यूलर आइन है। मॉलिक्यूलर आइन का मतलब होगा कि पूरा मॉलिक्यूल इंटैक्ट है और कोई एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ है। अच्छा बेटा, अब यहाँ पर मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, आपने यहीं से रीज्वाइन करना है, ठीक है ना? अभी हम दोबारा कनेक्ट हो जाते हैं, तो रीज्वाइन कीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज।